हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का पहला जो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में हम समझेंगे कि ये फिजिक्स जो सब्जेक्ट है इसको हम क्यों पढ़े, इसके पढ़ने इस सब्जेक्ट को पढ़ने का जो कारण है वो हम इस चैप्टर में अच्छी तरीके से समझेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। व्हाट इज़ फिजिक्स? Physics is a science that deals with the structure of matter and the interaction between the fundamental constituents of the observable universe। मतलब हम इस फिजिक्स सब्जेक्ट में जो मैटर होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर का कारण समझेंगे कि क्यों ऐसा स्ट्रक्चर हुआ है, और जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इस दृश्यमान यूनिवर्स का, जो मौलिक जो संगठक है उसके बीच में जो इंटरेक्शंस होता है ये हम समझेंगे। फिजिक्स को थ्योरी एंड लॉज से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स, देयर आर टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। वन इज यूनिफिकेशन, अनदर इज रिडक्शनिज्म और रिडक्शन। अब ये यूनिफिकेशन क्या है ये पहले समझ लेते हैं। पहले हम यूनिफिकेशन का डेफिनेशन समझ लेते हैं। यूनिफिकेशन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द डाइवर्स फिजिकल फेनोमेनन इन टर्म्स ऑफ ए फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉ। इसका मतलब ये जो यूनिफिकेशन का जो थ्योरी है वो एक थ्योरी से ही हम इस नेचर का कई फिनोमेनन, नेचुरल फिनोमेनन्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि पहले एग्जांपल एक ले लेते हैं। अगर हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझ ले तो हम क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं ये ज़रा देख लेते हैं। देखो, हम सभी जानते हैं कि अगर कोई आदमी ऊंचा से छलांग लगाए तो वो क्या करता है, नीचे ही गिरता है, और पेड़ से फल जो है वो नीचे ही गिरता है। इट इज़ फ्री फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये क्यों होता है अगर हमें जानना हो या एक्सप्लेन करना हो तो हम ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि सूरज की चारों ओर हमारे ग्रह जो है वो घूमता है, और चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है अर्थ। तो इसका भी अगर एक्सप्लेनेशन हमें जानना हो तो ये हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से दे सकते हैं। हमारे सैटेलाइट जो लॉन्च होता है, इसरो, नासा, हम एक खबरों में देखते हैं कि सैटेलाइट लॉन्च हुआ है। तो ये जो सैटेलाइट लॉन्च हम करते हैं इसका पीछे भी फिजिक्स का नॉलेज लगता है, और वो क्या है, वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम किस एंगल पे कितना स्पीड पे छोड़े तो हम वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट पे वो सैटेलाइट को भेज सकते हैं, ये हम कैलकुलेट करते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ठीक है, तो ये जो तीनों फिनोमेनन्स हम नेचर का देखते हैं ये सभी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो एक ही थ्योरी हम हमारे तीन फिनोमेनन को एक्सप्लेन करता है। इस तरीके के थ्योरी को हम यूनिफिकेशन कहेंगे कि एक ही थ्योरी है, एक ही लॉ है, वो इन तीनों फिनोमेनन्स को और सारे कई फिनोमेनन्स को भी एक्सप्लेन कर देता है लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब एक और एग्जांपल ले ले, जैसे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये क्या करता है, ये एक बहुत ही बढ़िया लॉ है जो एक्सप्लेन करता है कि हमारे नेचर में हम जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या जो रिएक्शंस देखते हैं वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली, मतलब स्वाभाविक रूप में होगा कि नहीं होगा, ये हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जान सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से हम बात को समझते हैं। इफ वी ब्रिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विथ ए कोल्ड ऑब्जेक्ट, वी ऑब्जर्व दैट द हॉट ऑब्जेक्ट कूल्स डाउन एंड द कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट्स अप until an equilibrium is reached, equilibrium temperature is reached। That means अगर हम एक गर्म और एक
शीतल वस्तु को हम पास में लाए तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि जो हॉट जो मैटर है वो हीट को रिलीज करेगा और भी ठंड पड़ जाएगा, और जो कोल्ड मैटर है वो क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करके अपने टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज करेगा। और ऐसे चलते चलते एक समय जब दोनों का तापमान समान होगा तब ये हीट ट्रांजैक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। यही हम नेचर में देखते हैं। कभी हम ये क्या देखते हैं कि हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट से और भी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपने टेम्परेचर को और भी बढ़ा लेता है। ये हम कभी देखते हैं कि कभी नहीं देखते नेचर में। अब कोल्ड ऑब्जेक्ट और भी हीट रिलीज करके और भी ठंडा पड़ जाता है, ये भी नहीं देखते। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि अगर कोल्ड हॉट जो ऑब्जेक्ट है वो अगर टेम्परेचर को रिलीज करे और कोल्ड जो ऑब्जेक्ट है वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करे, तो ही नेचर का एक क्वांटिटी है जो है एंट्रोपी, उस वो बढ़ता है। तो एंट्रोपी, जो चेंज ऑफ एंट्रोपी है, एक क्वांटिटी है, हम बाद में जानेंगे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे ये। तो ये चेंज ऑफ एंट्रोपी, डेल एस जो है ये एंट्रोपी है, एंट्रोपी का सिग्नेचर है, और डेल मतलब चेंज। तो एंट्रोपी का चेंज अगर पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन जीरो हो, तो ये रिएक्शन या ये चेंज होगा स्पॉन्टेनियस चेंज होगा, मतलब स्वाभाविक रूप में ये रिएक्शन हम नेचर में देखेंगे। और अगर चेंज ऑफ एंट्रोपी नेगेटिव हो तो ये रिएक्शन हम स्पॉन्टेनियसली नहीं कर सकते। इसको करने के लिए हमें बाहर से जो है वो एनर्जी देना पड़ता है। और एक चीज़ तुम लोग जान लो कि ये जो नेचर है हमारा यूनिवर्स, इसमें ये एक्सपेंड कर रहा है। तो हर दिन इसका जो चेंज ऑफ एंट्रोपी है और जो एंट्रोपी है वो बढ़े जा रहा है। ठीक है। तो इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम इस नेचर का जो रिएक्शंस होता है वो स्पॉन्टेनियसली होगा या नहीं, ये हम अच्छी तरीके से समझते हैं। एक ही थ्योरी से हम समझ लेंगे कि ये पॉसिबल, अगर एंट्रोपी का चेंज जो है वो पॉजिटिव रहा तो ये पॉसिबल है, और अगर नेगेटिव रहा तो ये स्पॉन्टेनियसली पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो एक ही थ्योरी से हम जान पाए, तो इसको ही कहते हैं यूनिफिकेशन। तुम लोग एक फेमस फिजिसिस्ट का नाम जरूर सुने होंगे, उसका नाम है स्टीफन हॉकिंग्स। तो स्टीफन हॉकिंग्स अपने जीवन के अंतिम समय में एक फिजिक्स का थ्योरी को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, जिससे फिजिक्स का जो थ्योरी अभी तक डिस्कवर हुआ है वो सभी एक्सप्लेन हो सके एक ही थ्योरी से। और उस थ्योरी का नाम वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग रखना चाहते थे, जिससे सभी फिजिकल फिनोमेनन, नेचुरल फिनोमेनन जो है वो एक्सप्लेन किया जा सके। एंड इस रिसर्च के अंत में, यानी कि उनके जीवन का जो अंत समय था, उन समय में वो करीब करीब एक थ्योरी पर पहुंचे थे जो सभी तो नहीं मगर बहुत सारे जो थ्योरीज फिजिक्स का है उसको एक्सप्लेन कर सके एक ही थ्योरी। इस थ्योरी से वो बहुत सारी थ्योरीज एक्सप्लेन किए हैं। तो ये बात बहुत ही बढ़िया था, मगर वो चल बसे और हम जो अल्टीमेट थ्योरी है वो पा नहीं सके अभी तक, मगर कोशिश अभी भी जारी है। तो ये तो गया यूनिफिकेशन। अब हम समझेंगे कि ये जो सेकेंड जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, रिडक्शन या रिडक्शनिज्म, ये क्या है, ये हम समझते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम of equation into simpler parts, and the simpler equations are derived from the complex system from its constituent parts. The law of physics can be applied to this system and we understand the workings of the complex system. That means
हम जब कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझना चाहते हैं फिजिक्स में, तब हम क्या करते हैं कि उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके हम समझते हैं एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को। इससे हमें वो चीज़ का बारे में बहुत ही अच्छी से नॉलेज हम एक्वायर कर सकते हैं। अगर हम ये करें तो इस प्रोसेस को हम रिडक्शनिज्म कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं इस टॉपिक को। जैसे अगर हम स्टीम टरबाइन को समझना चाहे तो हम क्या करेंगे कि पहले देखो, स्टीम टरबाइन में हम क्या करते हैं, पहले वाटर को एक सिलेंडर में हीट करते हैं और वाटर को हीट करने से स्टीम प्रोड्यूस होता है। तो कैसे ये प्रोड्यूस होगा ये हम अलग से जानेंगे। इसके बाद जो स्टीम प्रोड्यूस होगा उसको हम एक पाइप से एक पिस्टन में धकेलेंगे, एक पिस्टन को धकेलेंगे वो स्टीम को एक पाइप से लाकर एक अलग से सिलेंडर में। और इसको धकेलने से ये जो पिस्टन है, ध्यान से देखो, ये इस पिस्टन को धकेलने से क्या होगा, इसका एक लीवर से कनेक्टेड है एक फ्लाई व्हील से। ये जो चक्री है ये घूमेगा इस पिस्टन को धकेलने से, और इसके घूमने से हम यहाँ पर एक डायनामो या मोटर लगाकर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो स्टीम टरबाइन डायग्राम है इसमें इतना सब करके हम इलेक्ट्रिसिटी को पा सकते हैं। तो इसका अगर डायग्राम हमें अच्छे से जानना हो तो हम पार्ट को ब्रेक करके ये चीज़ समझेंगे। अब ये देखो, ये जो टरबाइन घूमने से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ये असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इसका एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है। जो डायनामो का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, अगर वो हम समझेंगे तो ये कैसे हो रहा है ये हम समझ पाएंगे। जैसे कि हम बाद में ये जानेंगे क्लास 12th में कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करें, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रिक कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम चेंज करें टाइम के अक्रॉस में, तो वो इलेक्ट्रिक कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है। इस थ्योरी को काम में लगाकर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पहले वाटर को हीट किया, कैसे वाटर हीट होता है, फिर वो जो स्ट्रीम है उसको हम एक पाइप से फोर्स में लाकर एक पिस्टन को मूव किया और एक्सेसिव जो स्ट्रीम है वो एग्जॉस्ट से बाहर निकाल दिया। फिर व्हील घुमा और इसका घूमने से जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है। तो ये जो पार्ट में ब्रेक करके हम इसके डिटेल्स में ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम जाने हैं, इसको ही कहते हैं रिडक्शनिज्म। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पहले का दिनों में हम स्टीम इंजन ज़रूर देखे हैं, सुने हैं। तो ये स्टीम इंजन कैसे काम करता है ये भी हम रिडक्शनिज्म थ्योरी से समझ सकते हैं। अब देख सकते हैं कि पहले कोयला को यहाँ पर जलाते हैं, फिर इसका जलाने से वाटर जो है वाटर हीट होता है, उससे स्टीम जनरेट होता है। वो स्टीम फिर एक पाइप से जाकर सीधा एक पिस्टन को धकेलता है और एक्सेसिव जो स्टीम है वो बाहर निकल जाता है। और इस जो पिस्टन है इसको धकेलने से ये इस पिस्टन को एक लीवर से एक व्हील के साथ, जो इंजन का जो व्हील है, चक्का है, वो उससे कनेक्टेड है और वो घूमेगा। तो इसी तरीके से हमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंपलर पार्ट में ब्रेक करके जो उसके बारे में डिटेल्स नॉलेज लेते हैं, इसी को ही कहते हैं रिडक्शनिज्म। अब हम जानेंगे कि एक स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है। इसका मतलब फिजिक्स पढ़ने से हम किन किन चीज़ों के बारे में जानेंगे, उसका रेंज क्या है, किस से लेके किस तक हम जान सकते हैं, यही है स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक है मैक्रोस्कोपिक और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। अब हम फिजिक्स में जो चीज़ पढ़ते हैं जिनको हम खाली आँख से देखते हैं, जैसे कि हम एक कार का स्पीड को लेकर एक व्हीकल कैसे स्पीड में जा रहा है, या ऑप्टिक्स का जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, या ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये जो
लार्ज चीज़ है, इसको हम मैक्रोस्कोपिक में पढ़ते हैं। ये सब जो चैप्टर आता है ये मैक्रोस्कोपिक में आता है, और जो चीज़ सबएटॉमिक लेवल पे है, एटॉमिक लेवल पे है, न्यूक्लियर लेवल पे है, उसको हम माइक्रोस्कोपिक में पढ़ते हैं। जैसे कि एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ये सब माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में आता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स ये क्या है। देखो, अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ने जा रहे हो या किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, तो आप पहले ये समझना चाहोगे कि ये इसको जान के हमें क्या फ़ायदा होगा, वा हम क्या जान सकते हैं इसको जानकर। तो इससे ही हमें एक्साइटमेंट्स आएगा। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेली लाइफ फिनोमेनन। हम फिजिक्स का थ्योरी अगर जाने तो हम हर दिन जो फिजिकल या नेचुरल फिनोमेनन जो देखते हैं उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं अगर हम फिजिक्स का थ्योरी जाने तो। फ्यूचर प्रेडिक्शन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे हर रोज़ हम न्यूज़ में देखते हैं कि आज बारिश होगा, आज गर्मी बढ़ेगी, ठंड पड़ेगी। ये सब जो चीज़ हम देखते हैं, ये जो प्रेडिक्ट करते हैं, इस प्रेडिक्शन में फिजिक्स का थ्योरी हेल्प करता है। अगर हम फिजिक्स के थ्योरी को जाने तो हम फ्यूचर जो प्रेडिक्ट करें वो परफेक्टली तो नहीं कर सकते, मगर करीब करीब कर सकते हैं। एक संभावना जो है उसको हम बता सकते हैं फ्यूचर का। ठीक है, ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है फिजिक्स का थ्योरी का। अब एप्लीकेशन क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेशन जो देखो, जो आप मोबाइल फ़ोन, टीवी, कंप्यूटर ये जो इस्तेमाल करते हो, ये सभी फिजिक्स का ही एप्लीकेशन है। और सिर्फ यही नहीं, हम अपने चारों ओर जो भी चीज़ देखते हैं, जो भी इन्वेंशन, ह्यूमन इन्वेंशन देखते हैं, उसका जो बेसिस है वो फिजिक्स का थ्योरी से ही आया है। जैसे कि अब अपने चार पास देखो, लाइट जल रहा है, पंखा चालू है, एक इमारत खड़ा हुआ है, ये सभी फिजिक्स का थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए ही हम इसको कर पाए हैं। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही वास्ट लेवल तक है। अब फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी का जो बीच में जो रिलेशन है उसे हम समझते हैं। देखो, फिजिक्स का जो थ्योरीज है उससे ही नया नया टेक्नोलॉजी जो है वो बनता है, एंड टेक्नोलॉजी से फिर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए फिजिक्स का थ्योरी और भी डेवलप होता है। टेक्नोलॉजी से भी फिजिक्स का नया नया थ्योरी आता है। यहाँ पर हम एग्जांपल से भी बात को समझेंगे। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो है, ये इसके बारे में जानकर हम वायरलेस कम्युनिकेशन जो है, जैसे कि फ़ोन में बात करें, मोबाइल में हम बात करते हैं, टीवी देखते हैं, इंटरनेट सर्फ करते हैं, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से ही है, हम कर पाते हैं। तो ये चीज़ जो डेवलप किया है साइंटिस्ट ने, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थ्योरी की वजह से ही हुआ है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ऑल्टरनेटिंग करंट जो हम यूज़ करते हैं, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई हम हैं वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। पहले करंट इन्वेंशन किया गया तब ये डीसी करंट था। ठीक है, उसके बाद में ये एसी करंट आया है। जो फेमस साइंटिस्ट जिसका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन, उसने डीसी करंट को इन्वेंशन किया था, और उसके बाद टेस्ला ने ये ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट किया। ठीक है, अब देखो, फिजिक्स से तो टेक्नोलॉजी आया, और टेक्नोलॉजी से फिजिक्स कैसे आता है ये चीज़ हम देखते हैं। जैसे कि सिलिकॉन चिप जब इन्वेंशन किया गया तब उससे सेमीकंडक्टर फिजिक्स का थ्योरी आया। और जो स्टीम इंजन हम देखते हैं, वो स्टीम इंजन से वो इंजन को डेवलप करने की
जो इच्छा से हम थर्मोडायनेमिक्स एक टॉपिक ले आए जिससे इंजन का डेवलपमेंट हो, जैसे कि हीट इंजन, डीजल इंजन, ये सब चीज़ हम देख पाए। अभी स्टीम इंजन तो नहीं चलता, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन यही चलता है। तो हम क्या पाए कि फिजिक्स का जो लॉज एंड थ्योरीज है उससे टेक्नोलॉजी बनता है, टेक्नोलॉजी सोसाइटी यूज़ करता है, हम लोग यूज़ करते हैं, और उससे उसका जो नीड बढ़ता है वो नीड से ही फिजिक्स का और भी थ्योरी बढ़ता है, डेवलप होता है, उससे टेक्नोलॉजी और भी डेवलप होता है। तो ये जो चीज़ है ये आपस में रिलेटेड है। ठीक ठीक है। तो अब हम फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर के बारे में जानेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। दीज आर ग्रेविटेशनल फोर्स, weak nuclear force, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब हम हमारे चारों ओर जितने भी फोर्सेस बेसिकली देखते हैं वो सब या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, और बाकी तो जो फोर्स यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये हमारे एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वहाँ पर दिखता है। ठीक है। ग्रेविटेशनल, अब इन चारों फोर्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हम पहले सुन चुके हैं इस टर्म को, जो हम देखते हैं जो ऊपर से नीचे जो चीज़ धरती पर गिरता है, फल नीचे गिरता है पेड़ से, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर प्रदक्षिण करता है, चांद भी पृथ्वी के चारों ओर प्रदक्षिण करता है, ये सब क्यों होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वो हम इन्वायरमेंट में देखते हैं, नेचर पे। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या होता है समझते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन का काम करता है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। ये बेसिकली चार्ज में ये फोर्स काम करता है। अब तुम लोग, ये प्रश्न तुम्हारे मन में आ सकता है कि हम लोग और भी कई फोर्स के बारे में सुने हैं, जैसे कि एक फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी तो एक फोर्स होता है, वो भी तो एक फंडामेंटल फोर्स के अंदर आना चाहिए था। यहाँ पर तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि एक्चुअली जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्यों होता है, इस चीज़ को समझे तो हम देखेंगे कि एक सरफेस के टच में अगर हम दूसरे सरफेस को मूव करने की कोशिश करें तो एक सरफेस का जो एटम है वो दूसरे सरफेस के एटम को अट्रैक्ट करता है। ये किस लिए होता है? ये होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक सरफेस का एटम का, बाहरी सरफेस का जो एटम है उसका ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरा सरफेस का न्यूक्लियस जो है उससे, न्यूक्लियस का अंदर जो प्रोटॉन है उससे अट्रैक्ट होता है, और दूसरे सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी पहले सरफेस का जो बाहर की तरफ जो एटम है उसका न्यूक्लियस की तरह अट्रैक्ट होता है। तो इससे, इस अट्रैक्शन फोर्स से ही फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बनता है। तो हम फ्रिक्शनल फोर्स देखते हैं वो असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। अब आते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। ये हम क्लास 12 में न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्चुअली बीटा डीके की वजह से जनरेट होता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर, देखो न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब देखो, हम एग्जाम्पल के तौर पर एक एटम ले लेते हैं, जैसे कि मान लो ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का जो न्यूक्लियस है उसका अंदर
8 प्रोटॉन्स होता है। अब देखो ये जो 8 प्रोटॉन्स है ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये आपस में रिपल्स करेगा। मगर एक एटम का बीच में जो न्यूक्लियस है उस छोटे से रीजन में ये प्रोटॉन्स जो है वो पैक्ड रहता है। ऐसे कैसे संभव है? वो तो आप आपस में रिपल्स करके बिखर जाना चाहिए था। तो ये नहीं होता क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। ये बहुत ही ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो हम एक टेबल से ये बात को समझेंगे। पहले ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे वीक होता है। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ये हम देख सकते हैं यहाँ पर। ये 10 टू द पावर ऑफ द ऑर्डर ऑफ -39 है। और इसका जो रेंज है वो इनफाइनाइट तक है। इसका मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब मान लो कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड है वो इनफाइनाइट तक है, ठीक है, थियोरेटिकली इनफाइनाइट तक है। एंड ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स ऑपरेट्स this gravitational force. That means if a particle has some mass it will have some gravitational force. अब आते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स पे। ये क्या है? इसका स्ट्रेंथ देखो 10 टू द पावर -13 है। मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग है। कितना गुना? 10 टू द पावर -26 गुना ज़्यादा है। और ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। और ये कहाँ पर काम करता है? सम एलिमेंटरी पार्टिकल्स, पार्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनो। ये हम पार्टिकल फिजिक्स में बाद में जाकर पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? इसका रिलेटिव डिस्टेंस बाकी पहले दो से ज़्यादा है, 10 टू द पावर -2 ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -2। और इसका रेंज है फाइनाइट, इनफाइनाइट रेंज है इसका। इनफाइनाइट रेंज मतलब ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के तरह ही इनफाइनाइट रेंज तक काम करता है। और ये चार्ज पार्टिकल में दिखता है। अब इसके बाद में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को जानते हैं। ये सबसे शक्तिशाली है और ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। इसका ऑर्डर है -10 टू द पावर 15 मीटर इसका रेंज। मतलब न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है उसमें ही काम करता है, ठीक है। ये भी एलिमेंटरी पार्टिकल में दिखता है ये फोर्स, जो प्रोटॉन में अट्रैक्शन जो दिखता है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन एकत्रित रहता है, इसका कारण ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही है। तो यही चार्ज जो फोर्स है यही हमारा फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर है। और जितने भी फोर्स हम देख सकते हैं इस नेचर में, सभी इन चारों में से ही कोई ना कोई है, ठीक है। तो अब हम कंजर्वेशन लॉज ऑफ फिजिक्स के बारे में जानेंगे। हम फिजिक्स में जितना भी जो क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं उसमें से कुछ क्वांटिटीज़ ऐसे भी होते हैं जिनका टोटल जो अमाउंट होता है इस यूनिवर्स में वो हर वक्त कांस्टेंट रहता है, कॉन्जर्व रहता है। मतलब अगर हम किसी मैटर का मास, और इस यूनिवर्स में जितना भी मैटर है उन सब का मास एंड जितना भी एनर्जी है उन सब एनर्जी को अगर टोटल अमाउंट ले, तो वो आज जितना अमाउंट होगा वो आज से 100 साल पहले भी उतना ही था, 100 साल बाद भी उतना ही रहेगा। यूनिवर्स जब क्रिएट हुआ था तब भी जितना था, और यूनिवर्स जब तक रहेगा तब भी उतना ही रहेगा। इसका मतलब वो कंजर्व रहेगा। हम एक मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी पर कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर हम मास या एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। जितना मास था उतना ही रहेगा, जितना एनर्जी था उतना ही रहेगा। ये सुनने में थोड़ा सा गीता की प्रवचन जैसे लग रहा है, मगर यही सच है कि हम मास या एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हम सिर्फ इनको एक से दूसरे में कन्वर्सन कर सकते हैं।
और चार्ज के बारे में भी वही सच है कि चार्ज जो है वो कांस्टेंट है। जितना इलेक्ट्रॉन इस यूनिवर्स में है उतना आज भी वैसा है, आज से बहुत साल पहले भी वैसा ही था और आगे भी वही रहेगा। ठीक है, इसको चार्ज कंजर्वेशन कहते हैं। फिर हम मोमेंटम कंजर्वेशन भी देखते हैं कि अगर किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है उसका। तो ऐसे ही फिजिक्स का कुछ कुछ क्वांटिटीज इस यूनिवर्स में कंजर्व रहता है। हम यहाँ पर ये 4 कंजर्वेशन लॉ देख रहे हैं। इसके अलावा भी और भी कई सारा कंजर्वेशन लॉ हम आगे देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक तुम लोग अच्छे से समझ पाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना ताकि वो भी इस टॉपिक को अच्छे से समझ सके।